हाँ सर। हाँ सर, बोलिए सर। आप लोग कर पा रहे हैं या आपका प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूं, आप बोलते रहे उधर से। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के इंजीनियर्स आप लोग, अगर आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही है तो आपका पीपीटी मैं चला लेता हूँ, आप उधर से बोल लीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब बोलना था वो क्या आ रहा है, स्लाइड क्या आ रही है? नहीं नहीं, ये माइक ऑफ कर। अरे इससे आ रहे हैं तो मेरे मोबाइल से आ रहा है, मेरे मोबाइल से गलत। अब बोलो। वो अपना चलाइए, स्लाइड तो वो चलाएंगे अपनी चलाएंगे। हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ, आ रही सर, आ रही। हाँ सर, कोटा थर्मल प्लीज। हाँ सर, कोटा हाँ, थर्मल आपकी आवाज आ प्लीज। रही है सर। जी सर, आपकी भी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। जी सर, आपकी भी आ रही है, आपका प्लीज कंटिन्यू सर। प्रेजेंटेशन आप शेयर प्रेजेंट नाउ आप कर पा रहे हैं या मैं करूं? सर हमारे स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा। सर हमारे स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा, ये हम लोग कर दें स्क्रीन हाँ, से मैं खोल के। स्क्रीन चला देता हूँ, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी जी प्लीज। वो स्क्रीन क्या चला रहे हैं सर, वो हमको यहाँ दिख नहीं पा रहा है एक्चुअल में। नहीं, ये हमारा है। उनको चला दो, उनका वाला स्क्रीन डालो ना यार। वो जो आप लोग जो स्क्रीन चलाएंगे ना सर, जो हम एक्सप्लेन करेंगे, वो स्क्रीन दिख नहीं रहा अभी। अब आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर आपको? नहीं सर, हमारा जो नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन पर नहीं चलिए आ मैं रहा है। प्रेजेंट करता हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। जी प्लीज कर। प्लीज कर। स्क्रीन पे आएगा ना? हम फर्स्ट पेज से बोल दें सर, हम लोग क्या क्या बोलना है, प्लीज टेल मी। हाँ, मैं एक बार आपका पीपीटी खोल लूँ, फिर उसके बाद आप चालू कर जी सर, दीजिए जी सर। सर, जी। आप पहला पेज बता दें, हम दूसरा एक्सप्लेन करते जाएंगे। हाँ सर, जस्ट ए मिनट सर। और आप थोड़ा कंटेंट्स बता दें कि हमको किस किस कंटेंट्स को लेके हमको एक्सप्लेन करना है इसमें। हाँ सर। वो आपका पीपीटी लोड हो रहा है, बस जी जी आधा प्लीज 1 मिनट। प्लीज प्लीज। चलो अब पता नहीं क्यों थोड़ा टाइम ले रहा है, या तो थोड़ा स्पीड कोई कम हो बात नहीं गया। सर, कोई बात अभी नहीं, हो वी आर जाएगा, वेटिंग वो सर। तो यूजुअल चीज है, हो जाएगा। सर वी आर ऑनलाइन सर, प्लीज डो। यस नो सर, प्लीज। प्रॉब्लम। अब पार्टिसिपेंट्स, आई एम सॉरी फॉर द स्नैक, पर ये 2-4 मिनट्स में देखते हैं। आराम से सर। अब आ गया है सर या नहीं आया? स्नैक जस्ट ए मिनट। नीचे।
हमारा भी कॉन्फ्रेंसिंग का सर फर्स्ट टाइम ही है। वी आर एक्सपीरियंसिंग मोर। एनीवे सर, मैं आप लोगों से ये पार्टिसिपेंट से शेयर कर सर पीपीटी हम खोल रहे हैं, उसको बोलते जाए, वो सबसे बढ़िया रहेगा। साहब अपन पीपीटी को आपको दिखेगा यहाँ से कंप्यूटर पे। वो तो सर खोल देगा। वही तो कर रहे हैं, वो खोलने की कोशिश करना, सभी को दिखेगा, सभी को दिखेगा। ये भी बीमारी है। सर आप पॉइंट्स बता दें तो हम अपने आप यहाँ से बोलते रहेंगे अपना पीपीटी खोल के। सर नमस्कार। अच्छा हाँ ठीक है। You are presenting. हेगड़े साहब का मैं वेलकम करता हूँ। सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर साहब, आप शायद प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोड एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका साइज बहुत ज्यादा है फाइल का, इसलिए वो अपलोड होने में टाइम ले रहा है। एनीवे आपकी तरफ से लोड तो हो रहा है। हम हमारे यहाँ से खोल देते हैं। हाँ हाँ आपको दिख जाएगा सर। ठीक है। हाँ सर, दिख गया सर। हाँ सर। पावर सेक्टर राजस्थान। हाँ सर। नाउ इंट्रोडक्शन। हाँ सर। इट्स ओके नाउ कंटिन्यू सर मैं प्लान देखता हूँ। कोटा थर्मल पावर स्टेशन में 7 यूनिटें हैं। 110 मेगावाट की 2 यूनिट, 210 की 3, यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5, और 195 में 2 यूनिट है, 6 एंड 7। हेलो हाँ, आपकी आवाज आ रही है पर स्क्रीन गायब हो गया है। अच्छा आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। अभी अपने को क्या एक्सप्लेन करना है सर, क्या क्या सब बतानी है? वो जो आपका प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है बना हुआ है सर, उसमें अगर उसी प्रेजेंटेशन के अनुसार चल रहे कि आपकी कितनी फ्लाई ऐश जनरेट होती है और किस तरह से आप
ईएसपीज से कलेक्ट करके उसको पाइपलाइन के थ्रू साइलोज में भेज रहे हैं, और जो आपके ट्रक्स वगैरह के वो बाद के फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे हैं सर। जी ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं सर शुरू से। सर अभी ये स्क्रीन पे आ रहा होगा। हाँ, वो थोड़ी इको ज्यादा हो रही है, कुछ पार्टिसिपेंट थोड़ा सा बियर करें। अभी हमारे यहाँ जो पोल है, अगर जल्दी है सर वो एक्सक्यूज मी सर, अभी जो प्रेजेंटेशन है वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा, वो आपका शेयर प्रेजेंट नाउ से ही आएगा सर। शेयरिंग तो चल रहा है। आप प्रेजेंट नाउ से करें तो ज्यादा बेहतर आएगा सर। प्रेजेंट रिज्यूम प्रेजेंटेशन किया ना, रिज्यूम प्रेजेंटेशन ये तो चल रहा है। हाँ अब दिख रहा है सर, अब बेटर है। ठीक सर, अपने यहाँ 7 यूनिटें हैं। 110 मेगावाट की 2 यूनिट है, यूनिट 1 एंड 2, और 210 मेगावाट की 3 यूनिट है, यूनिट 3, 4 एंड 5। 195 मेगावाट की 2 यूनिट है, यूनिट 6 एंड 7। अगर ये सातों यूनिटें ऑपरेशन में होती हैं तो ऑलमोस्ट 20,000 कोल पर मेट्रिक टन कोल पर डे कंज्यूम होते हैं। फ्लाई एश कंटेंट इसमें 28% टू 34% करीब होती है। तो इससे अप्रोक्सीमेट जो हमारे एश कंटेंट जनरेट होते हैं टोटल, वो होते हैं 6800 मेट्रिक टन पर डे। इसमें अप्रोक्सीमेट 80% तो फ्लाई एश होती है, और 20% जो है वो बॉटम एश होती है, जो क्लिंकर फॉर्म में बॉयलर के नीचे बॉटम एश में कलेक्ट होती है, और उसको क्लिंकर ग्राइंडर से क्रश करके पाइपलाइन के थ्रू जो है एश डाइक में पंप करके, स्लरी फॉर्म में पंप करके एश डाइक में डिस्पोजल करते हैं। जो करीब करीब फ्लाई एश जो है 5440 मेट्रिक टन होती है। अगर 80% लेंगे, मतलब 34% मैक्सिमम से हमने कैलकुलेट किया है 6800 मेट्रिक टन फ्लाई एश को, तो वो 544 फ्लाई एश होती है। और बॉटम एश क्या है उसमें चल रहा है मेरा कुछ मीटिंग चली जा। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बहुत अच्छी आवाज, हाँ बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। इसको स्लाइड्स को फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप, अगर चाहें तो फुल स्क्रीन कर दें। हाँ अब अच्छा है, बेटर है सर। ठीक सर। अब इसके बाद अपन जो है, हमने एक एश कंटेंट्स का एक दिखाया है। एश कंटेंट लेने नहीं, ये वाला फ्लाई एश जनरेशन से पहले यह था फ्लाई एश जनरेशन प्रोसेस। वो बोल दो ना, मैंने वो फ्लाई एश पीछे से बैक बैक उसी को रहने दो, बड़ा मत करो। बड़ा मतलब उसी को हम लोग बस बस बस। ये फ्लाई एश जनरेशन प्रोसेस है सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छा है सर। ये अपना कोल जो है, अपने कोल यार्ड में से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो बॉयलर के बंकर में कन्वेइंग करते हैं। वहां से उसको कोल मिल में परवाइज करते हैं। पल्वराइजर हमारे यहाँ 2 टाइप के हैं, बाउल मिल टाइप और ट्यूब मिल टाइप का। पल्वराइज जो है 300 मेस
साइज का जो है कोल को क्रश करके 300 मेश साइज में कन्वर्ट करके और पीए फैन के थ्रू, प्राइमरी एक्सिलरी फैन होते हैं, उनके थ्रू इनको फर्नेस में सेंड करते हैं। वहां पे ये स्प्रे टाइप का होता है, पाउडर स्प्रे टाइप का होता है बर्नर कार्नर पे, वहां पे उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद ये फ्लाई ऐश जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो क्लिंकर्स होते हैं वो नीचे बॉटम ऐश में बाई वेट गिर जाते हैं। जहाँ पे बॉटम ऐश जो है वो वाटर इंपाउंडेड बॉटम ऐश होकर होता है, उसमें आके क्लिंकर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और जो फ्लाई ऐश है वो ईएसपी में ट्रांसफर हो जाता है थ्रू द आईडी फैन। आईडी फैन के थ्रू वो ईएसपी में ट्रांसफर करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लेते हैं ईएसपी होपर्स। अब ये फर्दर दो तरह से इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में ये दो तरह के हमारे यहाँ सिस्टम लगे हैं, वैक्यूम सिस्टम और डेंस फेज सिस्टम। वो हम आपको आगे वाली स्लाइड में वैक्यूम और डेंस फेज वाले को बताएंगे, अभी नहीं। तो वो उसको कलेक्ट करने के बाद जो है हमारे एक इंटरमीडिएट साइलो होते हैं, इंटरमीडिएट साइलो में फ्लाई ऐश को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको डेंस फेज के थ्रू प्रेशर कन्वेइंग के थ्रू आरसीसी साइलो बने हुए हैं 500 मीट्रिक टन के, यूनिट वाइज बने हैं। यूनिट 1 2 के एक है, यूनिट 3 के एक है, यूनिट 4 5 में 2 है, 6 में एक है, 7 में एक है, और इस तरह से उनमें आप कलेक्ट कर लेते हैं और उसके नीचे ट्रक लगा करके खाली करते हैं। वो हम आपको स्लाइड आगे दिखाएंगे। और अगर इन केस अपने पास फ्लाई ऐश बल्कर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनको वेट स्लरी बना करके ऐश डाइट में हम पाइपलाइन के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस है सर अपने फ्लाई ऐश के डिस्पोजल का। और बॉटम ऐश डिस्पोजल भी हम क्या है कि क्लिंकर फॉर्म में जो आता है उसको क्लिंकर ग्राइंडर के थ्रू क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद वो स्लरी फॉर्म में बन जाता है। फिर स्लरी पंप लगे हुए हैं और 300 एनबी के डिस्पोजल लाइंस हैं, उनके थ्रू पंप करके उनको ऐश डाइट में स्लरी फॉर्म में भेज देते हैं। फिर स्लरी फॉर्म से में जब ऐश डाइट में कलेक्ट हो जाता है तो पानी आगे ट्रांसफर हो जाता है और ऐश जो होती है वो बीच में पहले ही कलेक्ट हो जाती है और उसको हम ओपन ट्रक में, ट्रैक्टर में और ट्रॉलीज में भर करके डिस्पोजल करते हैं। वो हम आगे की स्लाइड में बताएंगे। एमओएस की गाइडलाइन वाला बताएं, एमओएस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हम ईएसपी का बता दो। अपने क्या है सर, जो ईएसपी है, ईएसपी का भी एमओएफ का कुछ हमारे गाइडलाइंस हैं कि इसके अंदर जो है कितने % जो है पार्टिकुलेट मैटर्स होने चाहिए, कितना सॉक्स होना चाहिए, कितना नॉक्स होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने ईएसपी को डिजाइन किया हुआ था। तो 110 मेगावाट का जो एफिशिएंसी है वो करीब 99.82% है। और इसका जो पार्टिकुलेट मैटर जब डिजाइन हुआ था 83 में तो 150 था। ऐसे यूनिट 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का 150 पार्टिकुलेट मैटर पे डिजाइन हुए थे। और यूनिट 6 का 100 पे डिजाइन हुआ है और 7th का जो है 50 पे डिजाइन हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अभी सारी यूनिटों को हमको 50 पे लाना है। इसमें यूनिट 1 to 4 को तो अभी लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूनिट 5, 6 एंड 7 को 7th को हमने ऑलरेडी 50 पे कर रखा है और 5th और 7th को हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम हमारा अंडर प्रोसेस है, 2022-23 में प्रपोज है कोटा थर्मल में लगाने का। उसको लगा करके हम इसको 50 पे ले आएंगे। यहाँ से कर लेना। यस, अपने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के लिए हमने
सीमेंट कंपनीज के साथ जो है एमओयू कर रखा था। यूनिट 1 एसीसी सीमेंट को था, यूनिट 3 बिरला सीमेंट कंपनी के साथ था, यूनिट 4 और 5 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ, और यूनिट 6 2 यूनिट के साथ था, 50% श्री सीमेंट एंड 50% मंगलम सीमेंट। और यूनिट 7 भी शुरू में 2 सीमेंट कंपनी के साथ में हमारा एमओयू था, जिसमें आधा पार्ट था श्री सीमेंट के साथ, आधा था अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ। इसके बाद 5 साल तक इनका ये था कि अपने सिस्टम को लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे, और 5 साल तक जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है इनको हम राख देंगे। 5 साल के बाद जो सीमेंट का टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो इसके बाद जो है 1 से 6 तक का जो है वो 245 रुपए पर टन पे हम सीमेंट कंपनी को देते हैं। बीच में हमारे कोर्ट केस हो गए थे, तो कोर्ट के आदेश से हमने उनको 245 रुपए टन पे दे रहे हैं। और यूनिट 7 का जो फ्लाई ऐश है उसका हमने ओपन एनआईटी किया। उस ओपन एनआईटी में जेके सीमेंट लिमिटेड हाईएस्ट रेट कोट किया, और उसको 502 रुपए टन पे हम जो है दे रहे हैं, आज की तारीख में दे रहे हैं। और जो एमओएफ की एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का, कि 80% राख को हम सेल कर सकते हैं, और 20% राख जो है, जो छोटे ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन में है, पीडब्ल्यूडी में है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको हम 20% राख को फ्री ऑफ कास्ट जो है देंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है राख को दे रहे हैं। और जो राख ऐश डाइक में इकट्ठा हो जाती है, जिसको पॉन्ड ऐश बोलते हैं, जो स्लरी फॉर्म में जाती है, उसको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सारी, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ब्रिक्स हैं, ब्लॉक्स हैं, टाइल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, और रोड फिलिंग में है, लैंड फिलिंग में है, उनको जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है प्रोवाइड कर। जो लगे सुन पा रहे हैं सर? दिख रही स्लाइड? हाँ सर, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है सर। तो इस तरह से जो हमारे फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन का जो डेटा हमने 19-20 में जो सेल करी है क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग 1920, वो 13,444,20.76 मीट्रिक टन है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड यूजर एजेंसीज को जो है हमने जनरेट करी है वो इतना हुई है 13,444,20। और जो टोटल क्वांटिटी हमने 80% जो सीमेंट कंपनीज को सेल करते हैं वो आ रही है 1,160,431। और 20% क्वांटिटी जो फ्री ऑफ कास्ट हम दिए हैं वो है 183,989.76। और वैसे तो टोटल एलोकेटेड क्वांटिटी जो है 20% होती है, लेकिन जो 20% में ले गए फ्री ऑफ कास्ट में 15.85% ही ले गए। बाकी 5% जो क्वांटिटी है वो या तो हम उसको सैलरी से डिस्पोजल करते हैं एच डाइक में, या फिर कोई एजेंसी जो लेना चाहे तो उसको हम देते हैं। और हमारे इससे जो सेल करने से जो हमारा रेवेन्यू कलेक्टेड हुआ है 19-20 में, वो 37.13 करोड़ हुआ है। हमारे थर्मल से फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश और जो पॉन्ड ऐश है उसको जो लेने के लिए प्रोसेस है कि जितने भी ब्रेक्स, ब्लॉक्स एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो हमारे को एप्लीकेशन देती हैं। हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी वो चेक करती है एक्चुअल यूजर हैं। चेक करने के बाद उनको जो है फिर फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश एलोकेट करते हैं। तो जो पॉन्ड ऐश है वो पॉन्ड ऐश को करीब करीब 300 ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो अपने कोटा में है, बारा में है, छबरा यहाँ पे है, कैथून में है,
और नानता में है। आसपास के जो 300 किलोमीटर के एरिया में जितने भी ब्रिक्स ब्लॉक्स हैं, जो भी एप्लीकेशन आती हैं, उनको हम ऑन फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल करवाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में करीब 300 ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स जो है वो हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमारे कोटा थर्मल के बिल्कुल एच डाइक के पास में ही 57 ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स रिको पर्यावरण इंडस्ट्रीज के नाम से ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनको कि हम फ्लाई एश और पांड एश दोनों अवेलेबल करवाते हैं। आगे चलो। हो गया ये तो कर देना। इसके बाद हम आपको सिस्टम ओवरव्यू पे ला रहे हैं सर। जो हमने आपको बताया था कि कैसे जो हमारी रास्ट प्रोसेस में आती है, तो एक हमने क्या यूनिट 1 एंड 2 के जो वैक्यूम सिस्टम्स लगे हुए हैं, एक उनका ओवरव्यू आपको दिख रहा होगा सर। वंडरफुल है सर, वंडरफुल। ठीक है ना सर। इसमें क्या है कि अपने जो फ्लाई ऐश के होपर्स हैं, दिख रहे हैं ये, जो भी ईएसपी में ऐश कलेक्ट होती है वो इन फ्लाई ऐश के होपर्स में आके इकट्ठा होती है, और इसको वैक्यूम सिस्टम से शक करके इंटरमीडिएट साइलो में हम लेकर के आते हैं। ये वैक्यूम से होते हैं। वैक्यूम में भी दो तरह के वैक्यूम सिस्टम होते हैं। एक होता है वैक्यूम पंप। तो जो वैक्यूम पंप से कलेक्ट करते हैं वो इंटरमीडिएट साइलो में आते हैं और वो ड्राई ऐश होती है। और दूसरा वैक्यूम सिस्टम से ऐश कलेक्ट करने का हमारे यहाँ यूनिट 1 to 5 में पहले शुरू में सिस्टम लगा हुआ था, वो है हाइड्रोजेक्टर सिस्टम। हाइड्रोजेक्टर सिस्टम से वैक्यूम क्रिएट करके और उसको ऐश स्लरी सम्प में लेकर के आते हैं। वो ड्राई से फिर वेट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ऐश स्लरी पंप से उसको ऐश डाइक में भेज देते हैं। और जो वैक्यूम पंप से कलेक्ट करते हैं वो ड्राई फॉर्म में आती है, वो इंटरमीडिएट साइलो में आती है। इंटरमीडिएट साइलो से फिर हम उसको प्रेशर कन्वेइंग के थ्रू जो है आरसीसी साइलो में भेज देते हैं। हमारे यहाँ करीब जो है आरसीसी साइलो इंटरमीडिएट साइलो से करीब जो है 1.5 किलोमीटर दूर है, और उसको हम कंटिन्यूअस जो है आरसीसी इंटरमीडिएट साइलो से आरसीसी साइलो में भेजते रहते हैं, और वहां नीचे ट्रक लगा करके इनको खाली करते हैं। वो आपको सिस्टम दिख रहा होगा पूरा ओवरव्यू। हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। मैं पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज के लिए बताना चाहूँ कि इन्होंने एक पहले इनके एक एक्सचेंज साहब थे, फिर वो बाद में डिप्टी चीफ बने और आगे झालावाड़ में रहे, AB भटनागर साहब। उन्होंने ये प्रेजेंट किया था सन 2003 में CPIP कॉन्फ्रेंस में न्यू दिल्ली में। ये उस समय इतना इंटरेस्ट आया वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने ये पूरा सिस्टम का ओवरव्यू जब ये कंसीव किया था, टेंडर किया था, तब प्रेजेंट किया था 2003 में फरवरी में। तो उस समय ऑल इंडिया के पार्टिसिपेंट्स और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ने इसको बहुत सराहा था। तो ये उस समय एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। हाँ सर, काइंडली कंटिन्यू। ठीक सर, ये हमारा सिस्टम ओवरव्यू सर यूनिट 1 एंड 2 का है, जो वैक्यूम सिस्टम और डेंस स्पेस सिस्टम मिक्स है। हमारा जो है ईएसपी से और इंटरमीडिएट साइलो तक वैक्यूम सिस्टम से राड को कन्वेइंग करते हैं, और इंटरमीडिएट साइलो के से लेकर के और आगे आरसीसी साइलो तक का डेंस स्पेस में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। डेंस स्पेस सिस्टम क्या है सर? बेसिकली ये प्रेशर कन्वेइंग है। हमारे कंप्रेस्ड एयर से 4.5 kg के प्रेशर का एयर जो है जनरेट करते हैं, एयर प्रेशर, और उसको जो है पाइपलाइन के थ्रू कन्वेइंग करते हैं आरसीसी साइलो। ये सर एसीसी का ओवरव्यू है ईएसपी का, यूनिट 1 एंड 2 का, जो हमारे यहाँ लगा हुआ है।
ये सर आरसीसी साइलो का ओवरव्यू है। इंटरमीडिएट साइलो जो ईएसपी से या और यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट साइलो में वैक्यूम से ट्रांसपोर्ट करके कलेक्ट करते हैं। इसके नीचे भी ट्रक लगा करके खाली किया जा सकता है। इन केस अगर लाइन में डिस्पोजल लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है, कन्वेइंग नहीं हो पाती इंटरमीडिएट साइलो से, तो इंटरमीडिएट के साइलो के नीचे भी ट्रक लगा करके अपन इसको खाली कर सकते हैं। नहीं, ये सर अपना आरसीसी साइलो है। ये इंटरमीडिएट साइलो से कन्वीन करके और आरसीसी साइलो में कलेक्ट करते हैं और आरसीसी साइलो के नीचे भी ट्रक लगा के खाली होता है। कोई इसमें डाउट हो सर, अगर पूछना चाहे तो? नहीं सर, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने अरेंजमेंट किया सर। काइंडली सर कंटिन्यू। पिक्चर से पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसमें जो आरसीसी साइलो, इंटरमीडिएट साइलो से आरसीसी साइलो में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करीब 4.5 केजी के एयर प्रेशर से होता है। पाइप के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू होता है। ये सर यूनिट 4 और 5 का ओवरव्यू है, जो कि हमारे ओरिजिनली वैक्यूम सिस्टम लगे हुए थे उनके पैरेलल में ये हमने डेंस पेज भी लगवाए हैं, जिन अल्ट्राटेक सीमेंट ने लगाया है, और वो अभी इसको मेंटेन कर रहे हैं और राख को यहाँ से ले जा रहे हैं। शुरू में 5 साल तक तो फ्री ऑफ कास्ट लेके गए थे, इसके बाद उन्होंने कोर्ट केस किया कि हमें 5 साल और फ्री दिया जाए। फिर कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप फ्री नहीं देंगे, अब आप 245 रुपये टन पर ले जाइए, और वेंडम जो है उसका अभी वो वही कर रहे हैं, अल्ट्राटेक वाले ही कर रहे हैं। और ये सर इसका इंटरमीडिएट साइलो का, ये इनका 2 यूनिट 4 और 5 का कॉमन इंटरमीडिएट साइलो है। एक्चुअल में इंटरमीडिएट साइलो जो है ये स्टील स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो आरसीसी साइलो हैं वो आरसीसी के होते हैं, सीमेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। ये इनका ओवरव्यू है वो पूरे सिस्टम का। ये ईएसपी का है। हमारा ओल्ड सिस्टम यहाँ लगा हुआ था, वो हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं। जो उन्होंने फिर डेंस फेज सिस्टम लगाया है वो इसके अंदर आ रहा है। शुरू में उन्होंने यूनिट इको एपीएस यूनिट में ईएसपी में फर्स्ट फील्ड टू फोर्थ फील्ड लगाया था, बाद में उन्होंने 6, 7 और 8 का भी लगाया। पहले 6, 7 का 5, 6, 7 का इसमें नहीं आ रहा है। ये हमने ओल्ड जो ड्राइंग थी उसको हमने लिया हुआ है, एफिशिएंसी इंप्रूव के लिए किया था। प्रोसेस वही है जैसे एसीसी सीमेंट। पहले क्या होता था, एसीसी सीमेंट वैक्यूम सिस्टम से इंटरमीडिएट साइलो में ट्रांसफर करते थे। यूनिट 5 और 6 में जो अल्ट्राटेक का 4, 5 में, 5, 6 में और 7 में जो अल्ट्राटेक का सीमेंट का लगा हुआ है वो प्रेशर कन्वेइंग है। इंटरमीडिएट साइलो में भी प्रेशर से कन्वेइंग होती है, इंटरमीडिएट से आरसीसी में भी प्रेशर कन्वेइंग। और इको एपीएस का यूनिट 4, 5 में एक अलग सिस्टम लगाया हुआ है, वो डेंस फेज से ही कन्वेइंग होती है। जो क्वार्ट्ज मटेरियल होते हैं जो इन इको और एपीएस में कलेक्ट होते हैं, वो मोटे मटेरियल होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं, वो उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं। और जो फाइन मटेरियल है यूनिट ईएसपी में, यूनिट फर्स्ट फील्ड टू 7th फील्ड, वो इंटरमीडिएट साइलो में अलग। अब ये सब हमारे आरसीसी साइलो है जहाँ पे ट्रक से जो है लोडिंग होती है ट्रकों में। आगे लेना, ये सिस्टम लगे हुए हैं उसमें, आगे लेना। ये आरसीसी साइलो है। जो आप पाइप रैक देख रहे हैं, पाइप से जो राख है वो ऊपर साइलो में आ रही है और वहां से कलेक्ट होती है। उसके नीचे भी अपने कंप्रेसर से, कंप्रेस्ड एयर से ट्रक की लोडिंग करते हैं, वाल वगैरह ओपन क्लोज करते हैं, ट्रक के अंदर लोडिंग होती है। लोडिंग के बाद फिर ये बलकर वेइंग ब्रिज पे आते हैं।
500 टन का रहता है ये 500 टन के साइलो कैपेसिटी, 500 टन फ्लाई ऐश रहती है। ये लोडिंग का ये शूट बना हुआ है जिसके अंदर ट्रक में आकर की राख भरती है। येलो कलर में शूट है आगे ले ये भी लोडिंग हो रही है, ये भी लोडिंग कर रहे हैं। इसके बाद लोडिंग के बाद ट्रक जो है वे ब्रिज पे आते हैं, इनका वेइंग होता है, पहले खाली तोलते हैं फिर भर के तोलते हैं, इसके बाद उसी हिसाब से इनवॉइस जनरेट करते हैं। ये और जो डाइक से राख भरती है उस डाइक को भी हम यहाँ पे वेइंग करके और भेजते हैं। हालांकि फ्री ऑफ कास्ट होती है, लेकिन हम अपने रेफरेंस के लिए भी कितना ट्रक हमने कितने टन पॉन्ड ऐश को डिस्पोजल किया है उसकी भी यहाँ पे वेइंग होती है। ये बल्कर्स की लोडिंग करने के बाद वेइंग होती है। आगे ये पॉन्ड ऐश की जो लोडिंग कर रहे हैं डाइक के अंदर, जो स्लरी फॉर्म में राख गई हुई थी, ये उसकी लोडिंग चल रही है। ये स्लरी फॉर्म में जो डिस्पोजल होती है राख, उसको ओपन ट्रक में भर के त्रिपाल से ढक करके ले जाते हैं। ये डाइक से बाहर निकल रही है, ये हुआ है। आगे ये सारे एक कल अग्रवाल साहब ने पूछा था कि जो अपने फ्लाई ऐश का फाइनेंस क्या रहता है, तो उन्होंने फील्ड वाइज पूछा था, लेकिन फील्ड वाइज हमारे पास डेटा नहीं है। ये जो टोटल फ्लाई ऐश आरसीसी साइलो में कन्वेइंग होती है पूरे 7 फील्ड की, ये उसका फाइननेस है सर। 200 मतलब ये अलग अलग सैंपल है, 265, 260, 260, 265, 262। एनी क्वेश्चन सर? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। कुछ लोगों ने लिखा भी है चैट बॉक्स पे और अदरवाइज भी फीडबैक में देख रहा हूँ अभी, तो फीडबैक में भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन पार्टिसिपेंट कह रहे हैं। और मैं पार्टिसिपेंट्स जो अधिकतर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे अभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब ने फाइननेस बताई 265, 262। अगर अपन 1489 में देखें या IS 269 में देखें या अपना जो फ्लाई ऐश का स्पेसिफिकेशन है IS 3812, पर्टिकुलरली IS 3812 की हम बात करें तो मिनिमम फाइननेस 225 कहता है। तो दो है ज्यादा है फाइननेस, इसलिए हमारे लिए सीमेंट के लिए या कंक्रीट में मिश्रण करने के लिए वो उसको 3812 पार्ट 1 की को कंप्लाई करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है सर। ये आप ऑल इन वन फ्लाई ऐश, जैसे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरे पार्टिसिपेंट सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो अगर 1985 का एक पेपर देखें पीके मेहता जी का। पीके मेहता जी एक बहुत रिनाउंड मटेरियल साइंटिस्ट रहे हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के। उन्होंने ये प्रूव किया कि ऑल इन फ्लाई ऐश, जैसा अभी सर ने बताया, ऐसी साहब ने बताया कि ये कुछ फील्ड्स की मिक्स करके फ्लाई ऐश दे रहे हैं। तो ये फ्लाई ऐश पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अतः ये फ्लाई ऐश बहुत कंक्रीट में उपयोगी है। ये उनका बहुत अच्छा एक रिसर्च पेपर है पीके मेहता जी, जिनकी किताब है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कंक्रीट पे, उन्हीं मेहता जी का बहुत अच्छा पेपर है। उसमें ये प्रूव किया गया है। अतः ये फ्लाई ऐश जो ये दे रहे हैं कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन वाले, वो बहुत ही उपयोगी है। हाँ सर, ऐसी साहब आप कुछ कह रहे थे सर। आर्या साहब और महमूद साहब प्लीज। हाँ सर, कुछ कहें, आप बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हो? आप पार्टिसिपेंट कुछ भी पूछना चाहें प्लीज, वेलकम। कोई भी फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज वेलकम सर। ये मैं वापस इस बात को एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने ये जो इलॉबरेट अरेंजमेंट किया है, ये उस समय देश के चुनिंदा थर्मल पावर स्टेशन नहीं, पर्टिकुलरली एनटीपीसी ने थोड़ा बहुत काम किया, लीड दिया। इन कई कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन ने बाद में इतना इलॉबरेट अरेंजमेंट किया। सर मुझे वो लम्हा याद है
आपके चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर तक लंबी लाइन लगती थी, और बाहर से जो ट्रक आते थे लेने, किसी का 24 घंटे में नंबर आता था, किसी का 36 घंटे में, किसी का 3 दिन में नंबर आता था। पीके गुप्ता जी आपके चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। तो जब अंदर से फ्लैश दी जाती थी प्लांट में, तो प्लांट में भी न्यूसेंस होती थी, प्लांट की वर्किंग डिस्टर्ब होती थी। और इन्होंने बहुत अच्छा किया कि 2 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लगा के बहुत ही अच्छा सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से, जैसे आपने कहा O&M भी कोई पर्टिकुलर सीमेंट कंपनीज ही देख रही हैं, तो उससे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हाँ सर। यूनिट 1 to 6 का जो O&M है वो सीमेंट कंपनीज करती हैं, और यूनिट 7 का O&M जो है वो हम लोग करते हैं, आर्मिनल करते हैं। हाँ, तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया, जिससे यूनिट 7 का O&M तो आप लोग करते हैं, पर यूनिट 6 का देखिए, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए कितना इलॉबरेट अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, वो कोटा थर्मल पावर स्टेशन उसका एक आज का प्रेजेंटेशन उसको वाइडली बताता है कि कितना अपने एंड पे इनको काम करना पड़ा इसको यूज करने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि 37 करोड़ पर एनम या 19-20 में इन्होंने सेल करके कमाया, ऐसे ही नहीं कमा लिया सर, इसके पहले हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से इन्होंने खर्च भी किया और सहयोग लिया बहुत सारी। हमने 5 साल तक फ्री ऑफ कास्ट ड्राफ्ट दी है, और सीमेंट कंपनी का भी इसमें काफी योगदान रहा है। और कोटा थर्मल लकी रहा है कि इसके आसपास में बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं, जिसकी वजह से हमारे राख का डिस्पोजल 100% MOEF की गाइडलाइन के हिसाब से होगा। अभी तक 250 करोड़ का अभी तक हमने करीब 250 करोड़ का रिवेन्यू कलेक्ट किया है इससे। बहुत ही अच्छी बात है सर। ये एक डॉक्टर मनीष निगम का क्वेश्चन है, आप दे पा रहे हैं आंसर इसका कि फॉर इंडिया व्हाट आर द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू पॉन्ड ऐश और फ्लाई ऐश फॉर फ्लाई ऐश ब्रिक्स? टेक्निकल स्टैंडर्ड ब्रिक्स परसेंटेज यूज ऑफ फ्लाई ऐश नहीं, जो मैं समझ पा रहा हूं डॉक्टर मनीष निगम, वो आप पूछना चाह रहे हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स में काम लेने के लिए पॉन्ड ऐश या फ्लाई ऐश के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। सर अभी 25% नॉर्मली जितने भी ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग कोई 15%, कोई 20%, कोई मैक्सिमम 25% फ्लाई ऐश या पॉन्ड ऐश को यूज कर रहे हैं ब्रिक्स बनाने में। अदर जो है उसमें जिप्सम है, लाइम्स है और दूसरे प्रोडक्ट्स भी उसमें मिक्स करते हैं। तो हमारे आसपास रिको इंडस्ट्रियल एरिया और जो भी ब्रिक्स हैं, जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ भी हम चेक करके आते हैं, वो लोग 15 से लेके 25% तक फ्लाई ऐश यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं जी, आप जिस बात की बात कर रहे हैं, बेसिकली फ्लाई ऐश ब्रिक्स फॉल्जी टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं कोटा और कोटा के आसपास। फॉल्जी टेक्नोलॉजी में जिप्सम एक्सेलरेटर के रूप में यूज होता है, और एल्यूमिना जो इसके अंदर है फ्लाई ऐश के अंदर, वो और सिलिका रिएक्ट करता है, जो कैल्शियम हम लाइम फ्लाई ऐश जिप्सम ब्रिक्स कहते हैं इसको। तो लाइम हम ऐड करते हैं, तो लाइम फ्लाई ऐश ब्रिक्स में कालिदास और भानुमति कालिदास का विशाखापट्टनम में से रहे हैं, ये दोनों रिसर्चर्स हस्बैंड वाइफ रहे हैं। इनके सबसे पहले पेपर्स हैं इंडिया में, कृपया आप गूगल पे डालिए, भानुमति दास, डॉक्टर भानुमति दास केमिस्ट्री की रही हैं और कालिदास उनके हस्बैंड है। बहुत इन्होंने पायनियर वर्क किया है फॉल्जी टेक्नोलॉजी से कोटा में ब्रिक्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रवत स्वयं साहब पूछ रहे हैं करंट मार्केट स्टेटस ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। मैं कोटा की बात आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक BMTPC का रिसर्च प्रोजेक्ट भी था सन 2000 में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, जो हमने कोटा थर्मल पावर या जो ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया जिसकी बात कर रहे हैं उसी में उसी की एक इंडस्ट्री के साथ मिलकर किया था और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था। तो उसमें मार्केट स्टेटस की बात यह है सर, कोटा शहर में, कोटा डिस्ट्रिक्ट में फ्लाई ऐश ब्रिक्स सस्ती हैं बजाय लाल ईंटों के। बर्न्ट क्ले ब्रिक्स से सस्ती हैं आज की तारीख में, कई सालों से।
और जब चली थी 2000 में, तब ये महंगी थी, तब टेकर्स नहीं थे। पर आज कंपिटिटिव प्राइस के कारण, और एक और सर ने पूछा है कि बेटर कैसे हैं। बेटर मींस ड्यूरेबिलिटी में देखिए, इसमें वारपेज नहीं है, एक तो वारपेज नहीं है, एफ्लोरेसेंस नहीं है, इनका साइज बिल्कुल यूनिफॉर्म है। मेरी बात क्योंकि फैक्ट्री मेड है तो वारपेज और एफ्लोरेसेंस की समस्या नहीं। फ्रॉग हम बनाते हैं तो शेयर की बन जाती है, अतः वो झंझट नहीं है कि साहब शेयर की नहीं है तो मसाला कैसे चिपकेगा, या चिकनी सतह है तो कैसे, चूंकि फ्रॉग इटसेल्फ शेयर की का काम करता है। स्ट्रेंथ भी प्रॉपर है। इसकी स्ट्रेंथ जो है सर, जो क्ले ब्रिक्स है उससे ज्यादा होती है। ये चूंकि 36 केजी प्रेशर पे प्रेस करके बनती है, इसलिए इसके यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होती है, और ये सस्टेन भी ज्यादा लोड कर सकती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा हो। आजकल बहुत मोस्टली यही यूज हो रही है, और ऑलमोस्ट यूज आजकल इसका धीरे धीरे करके क्ले ब्रिक से ज्यादा यूज होने लगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो कंपलसरी कर दिया है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 100% जो है फ्लाई एश बेस ही यूज करते हैं, वो क्ले ब्रिक्स यूज नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ 64 इंडस्ट्रीज तो रजिस्टर्ड हैं, और 10-12 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो 64 इंडस्ट्रीज से दूर भी कई फ्लाई एश बेस इंडस्ट्रीज है जो हमारे यहाँ से फ्लाई एश की डिमांड रखते हैं, ले जाते हैं। दूसरे थर्मल पावर स्टेशन भी हमारे झालावाड़ में है, छबड़ा में है, जो वहां से भी ये फ्लाई एश यूज करते हैं। तो अब क्या है, फ्लाई एश बेस्ड जो ब्रिक्स है उनका डिमांड कंपेयर टू क्ले ब्रिक से बढ़ गया है, डे टू डे बढ़ रहा है, डे टू डे बढ़ता जा रहा है। अवनीश कुमार जी का क्वेश्चन है, ये अगर आप लोग इसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी है क्या सर, कि उन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ फ्लाई एश ब्रिक्स। सर अभी जो फ्लाई एश बेस्ड प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ, तो 2000 करीब 1992-93 से ये लोग यूज करना चालू किए हैं फ्लाई एश बेस्ड जो ईंटें हैं। अभी तक तो उनमें कोई इस तरह की शिकायतें नहीं आई, और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है सर। इट मींस और जो क्ले ब्रिक्स हैं वो तो 100 इयर्स से भी ज्यादा पुरानी है, तो उनके तो टेस्टेड है। लेकिन जहाँ पे भी अभी ये मल्टी स्टोरीज बनती हैं, जहाँ भी मल्टी स्टोरीज बन रही हैं, 15 मंजिला, 20 मंजिला, 7 मंजिला, 10 मंजिला, they almost using fly ash products। क्वेश्चन है कि ये ईंटें क्या, मुखर्जी साहब पूछ रहे हैं। हाँ बताएं सर। पार्डन प्लीज। मुखर्जी साहब, डेबू मुखर्जी, आप अनम्यूट करके पूछें अपना क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन है कि ये ईंटें पानी एब्जॉर्ब ज्यादा करती हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, नहीं। पानी एब्जॉर्ब ज्यादा जो है क्ले ब्रिक्स करती हैं। ये ईंटें जो होती हैं, ये सरफेस इनकी बिल्कुल स्मूथ होती है, तो इनमें फ्लाई एश का ऑब्जर्वेशन बहुत नहीं के बराबर होता है। बल्कि बनाते समय क्वेरिंग होती है। बनाते समय वो जरूर क्वेरिंग करते हैं। पानी का एक हफ्ता 10 दिन करनी पड़ती है, डेली फ्लाई एश का स्प्रे करते हैं। लेकिन जब वो लगती है तो लगने के बाद इसमें फ्लाई एश का ऑब्जर्वेशन एक तरह से समझिए कि क्ले ब्रिक्स के कंपेयर में हार्डली 5% से 10% होता है। सुचि शर्मा पूछ रही हैं, कैन वी यूज फ्लाई एश ब्रिक्स इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? यस, हमारे यहाँ 2-2 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई है सर। पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है सर, 2-2 मंजिला टोटल बिल्डिंग विदाउट एनी पिलर। क्वालिटी शुड बी मेंटेन, क्वालिटी भी मेंटेन हो, मतलब अच्छी मेंटेन है। हमारे यहाँ खुद के हमारे साथ के लोगों ने बनाया है, मैंने खुद भी अपना मकान बनाया है, उसमें यूज किया हुआ है। एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, सैनोस्फीयर आपके यहाँ अलग किया जा रहा है क्या? वो तो बहुत वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअल में क्या है सर, सैनोस्फीयर जो है हमारे यहाँ छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन सुपर क्रिटिकल में कलेक्ट कर रहे हैं।
उसका टेंडर भी किया हुआ है और सेल भी होता है। सेनोस्फीयर जो प्रोड्यूस होता है सर, वो वहां होता है जहां पे फ्लाई ऐश को स्लरी बना करके और डाइक में पाइपलाइन के थ्रू कन्वेइंग होती है। तो जहां पे वो गिरती है वहां पे एक झाग टाइप का मटेरियल बनता है, तो झाग अलग कलेक्ट कर लेते हैं और वहीं पे उसी प्रोसेस में है सोनोस्फीयर ऑटोमेटिक जो है वो जनरेट होता है। हमारे यहाँ पे कोटा थर्मल में फ्लाई ऐश तो बिल्कुल जीरो स्लरी बनती है, क्योंकि जो सीमेंट कंपनीज हैं, रिको पर्यावरण वाले हैं और जो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज हैं वो 20% कोटा में ले जाती हैं, सीमेंट कंपनी 80% कोटा में ले जाती हैं, तो 100% जो है हमारी फ्लाई ऐश तो यूटिलाइज हो जाती है। तो वो स्लरी सिस्टम में वो हम नहीं भेज पाते हैं। स्लरी सिस्टम में सिर्फ क्लिंकर फॉर्म में जो होता है उसको क्रश करके भेजते हैं, इसलिए वहां पे जो सिनास्फीयर है वो उसका जो जनरेशन है वो एक तरह से नहीं के बराबर है। लेकिन सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन 660 मेगावाट की 2 यूनिट है हमारे यहाँ छबरा में, जो कोटा से 170 किलोमीटर दूर पड़ती है। वहां पे वो जनरेट भी होती है, उसका टेंडर भी किया हुआ है कलेक्ट करने के लिए। एक मैडम गीता स्वरूप जी का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी चेक द क्वालिटी ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक टू यूज इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? ये तो सर, ये आप फ्लाई ऐश में जो रेशियो रहता है, कितना रेशियो डालते हैं उस पर डिपेंड करेगा सर। फ्लाई ऐश तो कॉमन है, कलेक्टिव कलेक्ट होने के बाद एक सी ही रहती है सब यूनिट से। सर फ्लाई ऐश जो जनरेट होती है वो सीमेंट कंपनी और ब्रिक्स इंडस्ट्री में सेम यूज होती है, सेम क्वालिटी यूज होती है, लेकिन जो क्वालिटी फ्लाई ऐश के ब्रिक्स की मेंटेन करना है उसमें डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट फ्लाई ऐश डाल रहे हैं और कितना परसेंट जो अदर कंटेंट डाल रहे हैं। जिप्सम है, लाइम्स है और भी दूसरे कंटेंट हैं, वो कितना परसेंट डाल रहे हैं, वो फ्लाई ऐश से ब्रिक्स की क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है। फ्लाई ऐश की क्वालिटी तो सेम है, जो सीमेंट में यूज कर रहे हैं वही फ्लाई ऐश में भी यूज कर रहे हैं। मैडम मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। IS 12894 इन ब्रिक्स को तो इसमें 5 टेस्ट दिए हुए हैं, तो उसमें उसके अनुसार ही हम उसको काम में लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें एक पवन कुमावत पार्टी है, सर ये IS बता दें, फिट करेंगे। IS कौन सा है? IS कोड 12894 12894। एक पवन कुमावत जी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्लाई ऐश, हाउ वी मेक इट नैनो पार्टिकल फ्रॉम फ्लाई ऐश? Sir, we are going to introduce to provide fly ash flue gas desulfurization system in our all units, unit 5, 6, 7 कोटा थर्मल, unit 1 to 6 छबरा थर्मल, unit 1 and 2 झालावाड़, and all unit 1 to 8 at सूरतगढ़ thermal power plant. Under this process, a sulfur will be collected, SOx and NOx will be collected as a byproduct from fly ash. ये तो एक बहुत ही अच्छा आपने बताया। मुझे याद आता है कि मैं एक बॉम्बे में ONGC की रिफाइनरी देखने गया था, तो उन्होंने मुझे डीसल्फराइजेशन के तहत बनने वाले इन प्रोडक्ट्स को दिखाया, वहाँ शोकेस में रखे हुए थे और बोले ये हमारे बहुत रेवेन्यू अर्जित करते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब कोटा थर्मल में भी इस तरह का शोकेस हमें देखने को मिलेगा जल्दी 2022-23 में हमारे यूनिट को करना है। हाँ सर, और हमारा टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, अंडर प्रोसेस में है। तो ये 22-23 में हमारे को MOEF ने, CPCB ने हमारे को टाइमलाइन गाइडलाइन जो दिया हुआ है कि भाई आपको 2022-23 तक करना है। तो हमारा ऑलमोस्ट टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और इसको अब हम जल्दी चालू करें। एक ये क्वेश्चन था, कोई नैनो पार्टिकल्स भी इसमें से डिराइव करते हैं?
वो सेनास्पियर ही करते हैं सर, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ सेनास्पियर तो निकलता नहीं है, क्योंकि हम फ्लाई एश जो है पानी में बहाते नहीं है। जब तक पानी में नहीं मिक्स करके उसको स्लरी बना के डाइट में छोड़ेंगे, जब तक सेनास्पियर जनरेट नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज के लिए हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में एक प्रोफेसर आशु रानी जी हैं, उन्होंने इस संबंध में एक पेटेंट भी फाइल किया, एक या दो पेटेंट भी फाइल किए हैं। नैनो पार्टिकल्स का उन्होंने फ्लाइश से डिराइव्ड नैनो पार्टिकल्स का उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उसमें अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैडम आशु रानी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक देबू मुखर्जी बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। विल इट बी सेफ फॉर अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स फॉर कोटा? अगर एश डिस्पोजल के कारण कोई अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स कोटा में कोई प्रदूषण तो नहीं होगा? सर इसका ऐसा नहीं है। वैसे जो भी एश वाटर जो कलेक्ट हो रहा है एश डाइक में, उसके लिए हमारा एक टेंडर हो चुका है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जो भी वाटर जो है कलेक्ट होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द स्लरी, उसको हम वापस रिकवर करेंगे, रिसाइकिल करके वापस लाएंगे प्लांट में। जो हमने चंबल रिवर से पानी ले रहे हैं उसको स्लरी सम्प के लिए, उसकी जगह अब हम उसी पानी को काम में लेंगे, वो पानी को रिसाइकिल करेंगे। मेरे ख्याल से आपके उद्बोधन ने और आपके प्रेजेंटेशन ने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को उद्वेलित किया और बहुत सारी क्वेरीज आपके इसमें आई। मैं अगर और ज्यादा क्वेरीज नहीं हो तो इस सेशन को समाप्त करने की मंजूरी चाहता हूं आपसे, या आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? सर अगर आप कुछ और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ आपको फर्दर कुछ चाहिए जानकारी तो हम आपको शेयर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा है ही है सर, मेल नंबर है। आप कभी भी कोई भी जानकारी चाहें, कोई स्लाइड चाहें तो हम आपको शेयर कर लेंगे। जनरस हैं कोटा सुपर थर्मल पावर के ऑफिशियल्स। मैं आप दोनों का और आपकी पूरी टीम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं चाहूंगा कि इसी तरह सस्टेनेबल बनने के प्रयास में आपका प्लांट मदद करता रहे। सर एक बार आपको स्टॉप शेयरिंग करना होगा प्लीज, आपको काइंडली सर, काइंडली स्टॉप शेयरिंग। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर वैसे एक दो क्वेश्चंस और आ रहे हैं। इज एनी स्टैंडर्ड प्रपोजिशन फॉर यूजिंग फ्लाई ऐश रिप्लेस द सीमेंट कंटेंट? ये हम सीमेंट का जो एक सेशन है उसमें सलीम साहब, समीन सुहा, उसमें ले लेंगे हम। सीमेंट कंक्रीट के 2-3 सेशंस हैं, 2 सेशंस तो हैं कम से कम, उसमें हम बात कर लेंगे। एक अजाज अहमद साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्ले ब्रिक्स एंड फ्लैश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग? व्हिच वन इज इकोनॉमिकल विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ, कॉस्ट एंड पॉल्यूशन एज क्ले ब्रिक किल्स एड एयर पॉल्यूशन? ऐसी साहब, आर्या साहब और महमूद साहब प्लीज। फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स जो है वो टोटली इको फ्रेंडली है। इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है कोई भी किसी भी तरह का, और ये पॉल्यूशन का प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो फ्लाई ऐश जो ऐश टाइप में यूजलेस पड़ी हुई है उसको हम यूज कर रहे हैं। क्ले ब्रिक्स में दो तरह की प्रॉब्लम, एक तो हमारा 75% सॉयल लॉस होते हैं, मिट्टी को 75% मिट्टी 25% फ्लाई ऐश को मिक्स करते हैं। तो फ्लाई ऐश यूज तो उसमें भी करते हैं, लेकिन फिर भी 75% जो है क्ले ब्रिक्स, क्ले को हम डिटोरिएट कर रहे हैं। दूसरा, उसको पकाने के लिए कोयला यूज करते हैं, या आजकल सरप्राइज कोयला बहुत आता है जो अपने इधर साइड से आता है, लिग्नाइट बीकानेर साइड से आता है, उसमें बहुत ज्यादा सल्फर कंटेंट होते हैं। जब भी उसको हम पकाते हैं उसको उस कोयले से,
तो आसपास के एटमॉस्फेयर में धुआं सा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। स्ट्रेंथ वाइज अगर देखें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है कोयले को पकाने में और उसको बनाने में, क्ले ब्रिक्स को बनाने में और उसको पकाने में, दोनों में टाइम तो कंज्यूम होता ही है। लेकिन कोयला अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, पकेगा अच्छा नहीं, तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी या यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी या तो ज्यादा पक जाएगा, या जहाँ हीट कम होगी वो कम पकेगा। तो एक ही ईंट में दो तरह की स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जो फ्लाई बेस्ड प्रोडक्ट है वो चूंकि कंप्रेस एयर कंप्रेस करके बनती है, तो कंप्रेसर से पूरा कंप्लीट जो है एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ आती है और पकाने भी नहीं पड़ता उसको, सीधे पानी से क्वायरिंग करके 1 हफ्ता 10 दिन छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर आप यूज में ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि पानी भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जहाँ भी चुनाई करते हैं दीवार की, उसको 20 दिन 21 दिन उसकी चुनाई में स्ट्रेंथ लाने के लिए उसकी 20 दिन 21 दिन मिनिमम 1 हफ्ता 10 दिन उसको क्वायरी करनी पड़ती है पानी में। तो उसको पकने की पॉल्यूशन होता है और का भी नुकसान होता है। तो बेटर तो यही है कि फ्लाई बेस्ड एस बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज किया जाए। लेकिन चूंकि कुछ छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने अपनी छोटे छोटे खोल रखी है, गवर्नमेंट ने भी उनको परमिशन दे रखी है कि उनके रोजी रोजगार चलते रहे, तो इसलिए वो लोग फ्लाई एस हमारे यहाँ चले जाते हैं। गाँव से मिट्टी भी कहीं से खरीदते हैं, तो उसको मिक्स करके बनाते हैं। लेकिन बेटर यूज तो आज के तारीख में फ्लाई एस बेस्ड जो कंप्रेस्ड करके। एक क्वेश्चन आ रहा है राजपाल पारिक का, क्या पूछ सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि which bricks are more heat resistant between clay and fly ash bricks? फ्लाई एश बेस्ड। मोर हीट रेजिस्टेंट इन दोनों में से कौन सी हो? फ्लाई एश बेस्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश टू बी एडेड इन ब्रिक्स, मोहम्मद तौसीफ शेख। अभी तक सर अपन ने फ्लाई एश जो है मैक्सिमम जो है, जहां जहां भी हम ब्रिक्स इंडस्ट्री में गए हैं, जिनसे भी पूछा है, वो उन्होंने 25 मैक्सिमम 25। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से एक बार पुनः हमारे आर्या साहब का, महमूद अहमद साहब का और उनकी पूरी टीम का, जो हमारे साथ, हमें लग रहा है बैकग्राउंड में पूरी टीम लगी है, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतनी सारी क्वेरीज का कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देने के लिए मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमें इसी तरह ग्रेटफुल कृतज्ञता अर्पित करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत आर्या साहब और महमूद साहब। इजाजत हो तो मैं अभी सेशन को क्लोज करने की मंजूरी चाहता हूं आपसे। थैंक यू वेरी मच। तो सभी पार्टिसिपेंट से मैं अपेक्षा करता हूं कि नेक्स्ट सेशन हमारा चूंकि 3 बजे शार्प चालू हो जाएगा, वे 2:50 2:50 PM तक शामिल हुए, जिससे अभी तक के सेशंस हमारे बिल्कुल सही टाइम पे